नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इतिहास प्रश्नोत्तरी का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें जो पहले वीडियो के बाद के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए भी मददगार होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस ईस्वी वर्ष में भारत में कदम रखा? जैसा हम लोगों को पता है कि सिकंदर एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसने भारत में आक्रमण किया था। जो ये एक विदेशी आक्रांता था जो भारत में आक्रमण किया था। तो प्रश्न ये है कि भारत में कब कदम रखा था? 326 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व, 329 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी मैंने बोला भी था सिकंदर एक यूनानी था, लेकिन यूनानियों से पहले अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किन विदेशी ने सबसे पहले आक्रमण किया था, तो ईरानियों ने सबसे पहले किया था। ठीक है, ईरानियों ने सबसे पहले दो विदेशी आक्रांताएँ थे जो शुरुआत में हमारे देश पे आक्रमण जिनका हुआ था, ईरानी और यूनानी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिकंदर एक यूनानी था। ईरानी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा ईरानी आक्रांता पहले आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया था, तो ईरानी आए थे, उसके बाद यूनानी आए थे। ईरानी लगभग 516 ईसा पूर्व के लगभग आए थे। ठीक है, और दारा सिको सबसे पहले उसका वो था, उसका वो नाम मुझे और भी उसके और नाम है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको वो आगे बताऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंश तथा शासकों के जोड़ों में असत्य मिलान बताएं। निम्नलिखित वंश तथा शासकों के जोड़ों में असत्य मिलान बताना है। बिम्बसार हर्यक वंश, काकवड़ शिशुनाग वंश, अजातशत्रु नंद वंश, उग्रसेन नंद वंश। तो इसमें हमें क्या बताना है जो असत्य मिलान है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बाकी के तीनों सत्य मिलान है। अब देखिए, ये आपका एक तरह से नोट्स तैयार होगा। इन तीनों बाकी तीनों ऑप्शन आपके सत्य मिलान है, मतलब ये इन वंश के राजा हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन पे आपको बताया था, हिंट दिया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं कि आप थोड़े में कितना ज़्यादा समझ लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोरस का राज्य निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित था? पोरस का राज्य निम्नांकित में से किस क्षेत्र में स्थित था? सिंधु तथा झेलम के मध्य में, कश्मीर तथा गांधार क्षेत्र में, झेलम तथा ब्यास के क्षेत्र में, ब्यास तथा गंगा नदी के क्षेत्र में। देखिए, ये सारे ही पश्चिमोत्तर के भाग हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, झेलम और ब्यास के मध्य में। अगला क्वेश्चन, जनपदों के मध्य सदैव संघर्ष रहने का प्रमुख कारण क्या था? जनपदों के मध्य सदैव संघर्ष रहने का प्रमुख कारण क्या था? सीमा विस्तार की लालसा, एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य का अभाव, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति, जनपदों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। जो महाजनपद थे उनके बीच जो था, महाजनपद थे तो उनका सबका सीमा विस्तार वगैरह सबका एक ही था, सब मिलके ही उन महाजनपदों का निर्माण हुआ था। तो उसमें क्या था, उनकी एकजुटता न होने का कारण था एक शक्तिशाली केंद्रीकरण राजा का अभाव, केंद्रीय शक्तिशाली राज्य का अभाव जो उनको मॉनिटर कर पाए। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। महाजनपदों में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? सामंतवादी, राजतंत्रात्मक, कुछ में राजतंत्रात्मक, कुछ में गणतंत्रात्मक, केवल गणतंत्रात्मक। तो महाजनपदों में दोनों तरह की शासन प्रणाली थी, क्षमा करिएगा, दोनों तरह की शासन प्रणाली थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्रारंभिक गणतंत्र की रचना की? प्रारंभिक गणतंत्र की रचना किसने की? लिच्छवी, शाक्य, दोनों या कोई नहीं? तो अब देखिए पीछे क्या था, पीछे था कि शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। तो गणतंत्रात्मक भी थी, राजतंत्रात्मक थी। अब इसमें पूछ रहा है कि सर्वप्रथम भारत में प्रारंभिक गणतंत्र किसने की? तो लिच्छवी ने भी की और शाक्य ने भी की। मतलब अब देखिए इसका आपका कहना मतलब शाक्यों में भी आपका गणतंत्र था और लिच्छवियों में भी गणतंत्र था। तो ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। इसका शासक कौन था? महापद्मनंद, शूद्रक, कालाजीत या धनानंद? उत्तर सही होगा धनानंद। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध प्रतीक बुद्ध के जीवन के महान घटनाओं से संबंध नहीं है? कमल और सांड, अश्व, भिक्षाटन का पात्र और स्तूप। इसका सही उत्तर होगा भिक्षाटन का पात्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था। धार्मिक विश्वास उनके कई थे, सर्वाधिक कौन सा था? शारीरिक सहनशक्ति एक मानसिक लक्षण है, सभी जीव एवं निर्जीव में जीवन है, सभी पाप व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के चक्र में विश्वास। तो इसमें सबसे सर्वाधिक धार्मिक विश्वास वाला जो कथन है वो बी है, सभी जीवित और निर्जीव दोनों में जीवन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, महावीर। इसका सही उत्तर होगा पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, शाक्त संप्रदाय में निम्नलिखित में से किसकी उपासना की जाती है? दुर्गा की 9 रूपों की, हड़प्पा की मातृ देवी, वैदिक पार्वती, कन्याकुमारी में अधिष्ठापित कुमारी कन्या। इसका सही उत्तर होगा ए, दुर्गा की 9 रूपों की उपासना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है पुनर्जन्मवाद, शादवाद, व्यक्तिगत आत्मवाद, कर्मवाद। इसका सही उत्तर होगा शादवाद। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक भक्ति, सम्यक ज्ञान। इसका सही उत्तर होगा सम्यक भक्ति। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। इसका सही उत्तर होगा प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे, भद्रबाहु जैन संप्रदाय के गुरु थे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो सत्य कथन हमें खोजना है इसमें। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे, सही बात है। महात्मा बुद्ध अपना गुरु अलार कलाम को मानते थे। भद्रबाहु जैन संप्रदाय के गुरु थे, हाँ जैन संप्रदाय के गुरु भद्रबाहु भी थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सबको पता है। तो तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए। जन्म जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर, दिगंबर, ये तो सत्य है, हमें भी पता है। अश्वघोष, बुद्धचरित, ये भी सत्य है। भद्रबाहु कल्पसूत्र, ये भी सत्य है। तो इसका आखिरी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस कला का विकास बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन नहीं है? जैन धर्म की देन नहीं है। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, नृत्य कला और चित्रकला। इसका ऑप्शन सी सही होगा, नृत्य कला।
जैन धर्म के 5 व्रत कौन से थे? जैन धर्म में 5 व्रतों का पालन करने को कहा गया है, वही एक प्योर जैन धर्मी का गुण होता है। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन से वो 5 व्रत हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, या फिर अहिंसा, सत्य, योग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तीसरा है अहिंसा, सत्य, भक्ति, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और आखिरी है अहिंसा, सत्य, ज्ञान, अस्तेय, अपरिग्रह। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यशोधरा, बिंबा, गौतमी या महामाया? तो सबसे पहले गौतमी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये सबसे पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म वेदों में विश्वास करता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या उपर्युक्त तीनों? तो हमें जैसे पता है कि हमारे हिंदू धर्म में वेदों की बहुत मान्यता है। ये आसान सा क्वेश्चन था, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है हिंदू धर्म। निम्नलिखित किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक या लोकायत? तो इसका सही ऑप्शन होगा आजीवक। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र और तोसाली? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? आत्मनियंत्रण, दया, दान, संयम? तो अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत जो था वो था संयम। मौर्य शासन का क्या स्वरूप था? एकतंत्र, पूर्ण राजतंत्र, उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद, केंद्रीभूत निरंकुशतावादी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन किया गया है? अर्थशास्त्र में पता है कौटिल्य की रचना थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाया था। तो किस विषय का वर्णन किया गया है उनके अर्थशास्त्र में, ये हम देखते हैं। इनमें 4 ऑप्शन है, हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। राजनीति के सिद्धांतों एवं गतिविधियों का, दूसरा है विदेश नीति का, तीसरा है राजा के नैतिक कर्तव्य, चौथा है अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है राजनीति के सिद्धांत और गतिविधियों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेषता है जो अशोक के शासनकाल से संबंधित नहीं है? अशोक स्तंभ, आकृति युक्त सिक्का, बौद्ध स्तूप, शिलालेख? मैंने आपको बताया था कि अशोक वो शासक था जिसके शिलालेखों से हमें पूरे मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य के सारे उनके किए गए कार्यों, उनके इतिहास के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप और शिलालेख, ये तीनों उसी से संबंधित हैं। और कौन सा संबंध नहीं है? तो आकृति युक्त सिक्का। सही ऑप्शन आकृति युक्त सिक्का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत कौन आया? हेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज? तो देखिए, पहले जो था, पहले के जो शासक थे और जो विदेशी आक्रांता आते थे या फिर विदेशी जो भारत में आक्रमण करते थे, उनका जो लड़ाई होता था और वो जो यहाँ पे राज्य जीतते थे या अगर नहीं जीतते थे तो राजाओं के बीच संधि होती थी, तो वो अपना एक दूत राजाओं के पास छोड़ देते थे, जिससे वो फिर उनके बारे में ज्ञान अर्जित करे, फिर वो आके अपने देश में उनके बारे में लिखे, उनके इतिहास को साझा करे। तो सबसे पहले भारत कौन आया था? इसमें सही ऑप्शन होगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को मुख्यतः कौन संचालित करता था? ऑप्शन है अति विशाल अधिकारी तंत्र, सेना, शुल्कायुक्त, मंत्रिमंडल? तो इसका सही ऑप्शन होगा
अति विशाल अधिकारी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, तो इसे आप इग्नोर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में उपस्थित हुआ? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, राजेंद्र चोल। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ, अशोक। ऑप्शन होगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया कि सारा कुछ हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जो कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आप याद रखिएगा। और इसका सही ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसेप। ये सही ऑप्शन है। इन्होंने सबसे पहले उन अभिलेखों को ट्रांसलेट करा था, उन अभिलेखों को पढ़ा था। भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यातित धातु थी स्वर्ण, लोहा और इस्पात, तांबा, पीतल। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई थी। आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप पहले जाके मेरा इतिहास वाला वीडियो देखिए, पहला लेक्चर जो थ्योरी क्लास की पहला लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले लोहा खोजा गया था, फिर यही सर्वाधिक निर्यातित धातु थी। गुप्तोत्तरकालीन सिक्कों में खोटेपन एवं स्वर्ण के सिक्कों का धीरे धीरे विलुप्त हो जाना किस तथ्य का द्योतक है? व्यापार का पतन, स्वर्ण का अभाव, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन, वस्तुओं की कीमतों में गिरावट जिसके कारण स्वर्ण के सिक्कों की आवश्यकता नहीं रही। तो ये जो द्योतक है व्यापार के पतन का द्योतक है। व्यापार खत्म होने लगा, इसलिए खोटेपन एवं स्वर्ण के सिक्कों का धीरे धीरे विलुप्त हो जाना पाया गया। आपके रेफरेंस के लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें दिए गए हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी तैयारी में हेल्प करेगा, आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी चलती रहे। धन्यवाद।